भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन की संस्तुति यानी कि कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन, मतलब भारतीय संविधान का निर्माण कौन करेगा? संविधान सभा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर हुआ और कब हुआ? जुलाई 1946, यानी कि कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। और कैबिनेट मिशन के जो सदस्य बने वो थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले कहां से आया? तो वो आया था स्वराज पार्टी के द्वारा। और कब आया था? सन 1984 में प्रस्तुत किया गया था। भारत के लिए संविधान सभा की रचना करी जाए, इस बात के लिए सबसे पहले प्रस्ताव कहां से आया था? इसके लिए सबसे पहले प्रस्ताव आया था स्वराज पार्टी की तरफ से सन 1924 में। क्या कि पहली मतलब हमारे भारत के लिए भी संविधान सभा की रचना की जाए और संविधान सभा बनाई जाए, ऐसा प्रस्ताव है ना सर्वप्रथम स्वराज पार्टी की तरफ से आया था सन 1924 में। संविधान सभा के सदस्यों की जो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 389 है ना निश्चित की गई, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से के प्रतिनिधि थे और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, इसके लिए अपन जो पुरानी क्लासेस थी उनमें अपन ने पढ़ा भी है कि किस तरीके से रियासत और किस तरीके से और प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची, इनको अपन ने पहले वाली क्लास में पढ़ा है, तो उसको एक बार और रिवाइज कर सकते हो। तो उसके आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन जब किया गया तो सदस्यों की जो कुल संख्या थी उसमें 389 निश्चित की गई टोटल संख्या, मतलब भारतीय संविधान के सदस्यों की 389 संख्या होगी और जिनमें से 292 जो है ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के होंगे और 93 जो है वो देसी रियासत के होंगे। ठीक है, तो 389 में से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के होंगे और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। इतनी बात भारतीय संविधान के लिए कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर निर्माण समिति के द्वारा जुलाई 1946 के आधार पर बनाई गई। अब आगे कि इस मिशन की योजना के अनुसार, मतलब संविधान सभा का जो मिशन बना है उसकी योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। ठीक है, तो अब जब संविधान सभा गठन की गई, सदस्य तैयार हुए, तो क्या हुआ? चुनाव हुआ। चुनाव में कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। कितने? 389 टोटल सदस्य थे, जिसमें से प्रांतों के लिए सबसे पहले चुनाव किनके लिए? प्रांतों के लिए हुए। तो सबसे पहले चुनाव प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया। जिसको किसके द्वारा चुना गया? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया। और इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। ठीक है, तो कांग्रेस को 208 मिले, मुस्लिम लीग को 73 और 15 अन्य दलों के थे, साथ में स्वतंत्र उम्मीदवार भी निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहां पर हुई? नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर में के पुस्तकालय में हुए। तो पहली बैठक जो है भारतीय संविधान की कब हुई? 9 जुलाई 1946 को। कहां हुई? कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में, नई दिल्ली। कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय नई दिल्ली में। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, को सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया। तो सबसे पहले जो बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें क्या बनाया गया? अस्थायी सदस्य बनाया गया। और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। जो मुस्लिम लीग थी वो नहीं आए थे। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य चुने गए थे? तो 73 चुने गए थे, 15 अन्य तथा स्वतंत्र उम्मीदवार थे और 208 जो है कांग्रेस के थे। मुस्लिम लीग ने इस बैठक में बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। क्या कर दी? पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग कर दी। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे।
हैदराबाद कैसी एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। प्रांतों या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा के प्रतिनिधित्व दिया गया। प्रांतों और देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। साधारणतः क्या था, 10 लाख की आबादी पर एक स्थान को आवंटित किया गया था। तो 10 लाख की आबादी पर कितना स्थान दिया गया था, एक स्थान आवंटित किया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदाय के सदस्य जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व क्या किया गया था, देसी रियासतें और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जो था मुख्यतः 3 प्रमुख समुदाय की जनसंख्या के आधार पर किया गया था, मुस्लिम, सिख और साधारण। कौन सी 3 समुदाय थे, मुस्लिम, सिख और साधारण। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। अब जब संविधान सभा बनी, जो संविधान सभा के एक बार फिर से अपन करते हैं, संविधान सभा के सदस्य जो थे कैबिनेट में, संविधान सभा बनी कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर। कब बनाई, तो ये बनाई गई जुलाई 1946 में बनाई गई। जो पहली बार इनके सदस्य बने वो कौन कौन से थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। इनके द्वारा क्या किया गया, कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे, इस कैबिनेट मिशन के सदस्य 3 थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। कौन कौन से थे, सबसे पहले सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। इन 3 लोगों ने कैबिनेट मिशन की ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे और इन कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर जुलाई 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण की नींव रखी गई या बनाने की शुरुआत की गई। और जब संविधान सभा के जो कुल बनाने जा रहे थे, तब संविधान सभा के जो सदस्य थे वो कौन से थे, जो बनाई गई समिति उसके द्वारा संविधान सभा के जो सदस्य बनाए गए वो थे 389। टोटल संख्या निश्चित की गई, जिसमें से 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के और 93 जो है देसी रियासतों के थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में क्या है, संविधान सभा का चुनाव हुआ और उसमें 389 में से प्रांतों के लिए 296 है ना, 296 सदस्यों को चुना गया। जिनमें से कांग्रेस के 208 थे, 73 जो थे मुस्लिम लीग के थे और अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई। सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको अस्थायी सदस्य बनाया गया। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा की मांग कर दी। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित कभी नहीं हुए, संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए, पहली वाली। प्रांतों या देसी रियासतों में उनकी जनसंख्या के अनुपात यानी कि 10 लाख की आबादी पर एक स्थान आवंटित किया गया। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदाय की जनसंख्या के आधार पर किया गया था, जो थे मुस्लिम, सिख और साधारण समुदाय। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, तो देखिए, संचालन समिति वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रध्वज संबंधी तथ्य समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियां थीं, एक मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक समिति एच.सी. मुखर्जी। तो प्रमुख जो समितियां बनाई गई, संविधान सभा की प्रमुख समितियां बनाई गई, उनके प्रमुख अध्यक्ष जो थे, संचालन जो है चलाएंगे वो राजेंद्र प्रसाद, संघ की व्यवस्था जो संघीय व्यवस्था संविधान समिति थी, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति मतलब संघ के संविधान के लिए जो है वो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो थे अध्यक्ष थे, प्रांत के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ के लिए कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, संघीय संविधान और संघ शक्ति। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रध्वज संबंधी राजेंद्र प्रसाद और संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद ये थे। प्रांतों के लिए अल्पसंख्यकों और परामर्श की समिति की 2 उप समितियां थी, मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक समिति जो थी वो एच.सी. मुखर्जी। ये इस प्रकार से समितियां जो है वो गठित
की गई। संविधान सभा के ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था, है ना। तो संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। 213 जो थे वो सामान्य थे और 79 यानी 89 मुसलमान तथा 4 सिख थे। 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। संविधान सभा के ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधि, ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों को जो है सांप्रदायिक आधार पर विभाजित किया गया, जिसमें से 213 जो थे वो क्या थे, सामान्य थे, 79 मुसलमान थे और 4 जो थे वो सिख थे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33। फिर संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ठीक है, तो कितनी थी महिला सदस्यों की संख्या? 15। अनुसूचित जनजाति की 33। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य निर्वाचित हुए। तो देखो, पहली जो संविधान सभा की जो बैठक की गई वो कब की गई? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ की गई? तो दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में, है ना, नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में। 9 दिसंबर के बाद अगली जो बैठक हुई उसमें 11 दिसंबर को ही, जिसमें क्या किया गया, राजेंद्र प्रसाद को जो है वो क्या बना दिया गया, स्थायी सदस्य बना दिया गया संविधान सभा का। अब संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर, तो 11 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर को सन 1946 को, है ना, संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो कब आया? तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ जो है उसकी शुरुआत की गई। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 की जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। तो पहली कार्रवाई जो है उसमें कब से शुरू हुई? तो 13 दिसंबर 1946 से हुई। किस चीज से हुई? तो उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत हुई। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त करी, है ना। तो 22 जनवरी 1947 क्या 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली? तो ये मिली 22 जनवरी 1947। प्रस्तुत कब किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को क्या है, स्वीकृति मिल गई, जो संविधान सभा का निर्माण जिससे शुरू हुआ। अब जो संविधान सभा का जब निर्माण शुरू हुआ तो क्या किया गया? अनेक समितियां बनाई गई और इनमें मुख्य समिति के जो थी और इनमें प्रमुख क्या थी? वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। इतनी चीजें जो है बनाई गई। आगे बढ़ते हैं। देखो, संविधान सभा की महिला सदस्य जो थी वो कौन कौन सी थी? तो देखो, संविधान सभा में जो सभा बनाई गई उसमें जो 13 सदस्य थे और जो महिलाएं थी 15 महिलाएं थी। संविधान सभा के 15 सदस्य जो थे वो महिला थे और 33 जो है अनुसूचित जनजाति थे। ठीक है, तो 15 महिलाएं थी, वो कौन कौन सी थी? अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्क्रीन, बेगम एजाज रसूल, दक्षयानी बेलायुद्दीन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। इतने जो महिलाएं थीं वो क्या थीं? 15 सदस्य थीं संविधान सभा की। बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर, बी.एन. राव के द्वारा जो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया उस पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। क्या बनाया गया? बी.एन. राव के द्वारा संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा, है ना, बी.एन. राव ने एक प्रारूप तैयार किया। बी.एन. राव के द्वारा संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए
संविधान के प्रारूप का प्रारूप किसने बनाया? BN राव ने। और उस पर विचार करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार थी: भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे, N. गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव, BL मित्र के स्थान पर, है ना, BL मित्र के स्थान पर कौन थे? N. माधवराव के बाद DP खेतान जो 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी जो है वो सदस्य बने। तो इस प्रकार से जो सदस्य बने वो कौन कौन थे? BR अम्बेडकर, N. गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव और DP खेतान, जिनके जगह पर DP खेतान की जगह पर TT कृष्णाचारी का सदस्य बनाया गया। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से, देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। तो देश का निर्वाचन बॉम्बे से हुआ, बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ, लेकिन वो पहली बार जो है वो निर्वाचन बंगाल से हुआ था। तो पहली बार संविधान सभा में अंबेडकर को पहली बार निर्वाचन बंगाल से और देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत हो गई और जिसमें से 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। इससे समझाते हैं। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार, है ना, 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल संख्या जो है वो 324 नियत हो गई। तो टोटल पहले कितनी थी? 389 पहले जो थी निर्वाचन से पहले, मतलब विभाजन से पहले 389 थी और विभाजन के बाद ये संख्या 324 नियत की गई, जिसमें से 235 जो है स्थान प्रांतों के 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान जो है वो देशी रियासत के राज्यों के लिए हो गए, है ना। और विभाजन की 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश के बंटवारा हो जाने पर, है ना, अगर देश का बंटवारा हो जाता है तो उस पर भारतीय संविधान की कुल सदस्यों की संख्या जो है 324 नियत की गई, जिसमें से इतने 324 नियत की गई, जिसमें से 235 स्थान जो है प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी रियासतों के लिए बना दिए गए। कैबिनेट मिशन सन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल उस पर कब बनाई गई? तो कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 को बनाई गई, है ना। जो 2 सितंबर 1946 की केंद्रीय कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, अब अंतरिम मंत्रिमंडल के जो सदस्य जो थे वो जो बनाए गए वो कौन कौन थे? देखो, मंत्री और उनका विभाग। पहला आएंगे जवाहरलाल नेहरू, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामलों तथा राष्ट्रमंडल। वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना और प्रसारण मंत्री। बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री। जॉन मथाई, उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री। सी गोपालाचारी, शिक्षा मंत्री। CH भाभा, कार्य खान और बंदरगाह मंत्री। राजेंद्र प्रसाद, खाद्य और कृषि मंत्री। आसफ अली, रेलवे मंत्री। जगजीवन राम, श्रम मंत्री। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो कौन कौन से थे? तो इनको डाला गया 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी में। जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो थे लियाकत अली खान, वित्त मंत्री। आई चुंदीगर, वाणिज्य मंत्री। अब्दुल रब नश्तर, संचार मंत्री। जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि, बंगाल SCF चीफ।
और गजानतर अली खां स्वास्थ्य मंत्री। इस तरीके से कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित अंतरिम मंत्रिमंडल जो है 2 सितंबर 1946 को बनाई गई और इनके सदस्य जो थे वो इस तरीके से जोड़े गए, जिसमें से 9 सदस्य जो हैं 2 सितंबर 1946 ईस्वी के आधार पर थे और अंत के 4 जो हैं वो मुस्लिम लीग के सदस्य जो हैं 4 मुस्लिम लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1946 को इसमें जो है ऐड हुए। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी। इनमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 और देशी रियासतों की संख्या 70 हो गई। मतलब देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299 थी, जिसमें से प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 और देशी रियासतों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में अपनी रिपोर्ट पेश की। तो प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद, है ना, संविधान प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन जो है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान सभा के संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया और इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य जो थे, संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल सन 1947। मंत्री और उनका विभाग: पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना व प्रसारण राज्यों के मामले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्री मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद, शिक्षा मंत्री जॉन मथाई, रेलवे एवं परिवहन, B.R. अम्बेडकर, विधि, जगजीवन राम, श्रम, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण राज्यों के मामले, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री, C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री, रफी अहमद किरदई संचार मंत्री, R.K. षणमुगम शेट्टी वित्त मंत्री, R.K. षणमुगम शेट्टी वित्त मंत्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री और V.N. गाडगिल कार्य खान और ऊर्जा मंत्री। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस की गई। संविधान निर्माण का काल कुल मिलाकर 63,96,729 व्यय हुए। मतलब संविधान के निर्माण में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपए व्यय हुए। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। प्रारूप को कुल लगभग में बहस जो है 114 दिन चली और पैसा जो लगा वो 63,96,729 रुपए लगा। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो संविधान की जो कहानी जो शुरू हुई, जब प्रारूप समिति ने अपना संविधान दे दिया और ये पारित हो गया, तब संविधान को जब बनाया गया, तो संविधान जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तो पारित कब किया गया संविधान को सन 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। उस समय इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में संविधान के 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं।
है ना। वर्तमान में क्या है, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो पहले क्या थी, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, और अब वर्तमान में कितनी हो गई है, 12 अनुसूचियां। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, है ना, 388 और 391, 392, 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को परिवर्तित कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को परिवर्तित कर दिया गया था, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम सदस्य के रूप में काम किया। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य क्या थे, इसने मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया, है ना। तो भारत ने संविधान ने राष्ट्रध्वज को कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया। तो जो तथ्य हैं उनको याद रखने जरूरी हैं। इसमें फिर से एक बार रिपीट करते हैं। संविधान सभा ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए वो थे कि 1949 में राष्ट्रमंडल में चुनाव भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। सन 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत के सदस्यों के सत्यापन किया गया। इसके बाद 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपना लिया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और 26 जनवरी 1950 तो 24 जनवरी और 26 जनवरी 24 जनवरी को राष्ट्रगान पहले गान अपनाया, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए प्रत्येक संविधान की सभा की स्थापना की घोषणा की। तो 26 जुलाई 1947 को स्वतंत्र गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की। भारतीय संविधान की उद्देशिका तथा प्रस्तावना। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार से है। तो संविधान के 42वें संशोधन में क्या है, उद्देशिका जो शामिल किया गया 42वें संशोधन के द्वारा संशोधिका का उद्देश्य बनाया गया, और जो उद्देश्य था वो क्या था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीश शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या थी, तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु स्रोत भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना में लिखे शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, भारतीय लोगों को सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। प्रस्तावना का
न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते। बेरुवाड़ी यूनियन वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। बेरुवाड़ी बाद से में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद सन 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है। यानी कि विधायिका यानी संसद उसमें क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय में ने मूल ढांचा सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे कि मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता हो। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। क्या है 42वें संविधान संशोधन में किन चीजों को जोड़ा गया, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारत की संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना एवं 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर का उल्लेख किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है, अतः यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। लिखित संविधान की अवधारणा जो है वो हमें फ्रांस की देन है। भारतीय संविधान की व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करती है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करती है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया जाता है। संविधान में भारत का राज्यों का संघ घोषित किया गया है। तो भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया है। संविधान में क्या है, भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है कि ये जो भारत है वो राज्यों का क्या है, संघ है ना। तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। अब जो भारत का संविधान था उसको किन स्रोतों से लिया गया, तो भारत में संविधान के निर्माण निम्न देशों के संविधानों से सहायता से लिया गया। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। फिर से बोलता हूं, सबसे पहले प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। दूसरा आता है ब्रिटेन से संसदात्मक प्रशासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद। फिर से बोलते हैं, संसदात्मक प्रशासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। एकल नागरिकता ब्रिटेन से मिली, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से मिली, विधि का शासन ब्रिटेन से, संसदीय विशेषाधिकार मंत्रिमंडल प्रणाली मतलब संसदीय विशेषाधिकार मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन से, परमाधिकार लेख ब्रिटेन से और द्विसदनवाद जो है वो ब्रिटेन से मिला।
तो हमने दो चीजें पढ़ ली, पहला अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन। अमेरिका से हमें प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्याय, पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से मिला। ब्रिटेन से हमें क्या मिला, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और त्रिसदनवाद। आगे आते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, है ना। ऐसे नीति निर्देशन सिद्धांत आयरलैंड से मिले। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला और विज्ञान के समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन आयरलैंड से लिया गया। इसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से ली गई। तो पहला क्या था, प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई। समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की व्यवस्था, स्वतंत्रता जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई। जर्मनी, आपातकाल के प्रवर्तक के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां जर्मनी से ली गई। कनाडा, संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र के पास राज्यपाल की नियुक्ति, विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजक एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णयन कनाडा से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। रूस, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना के में स्वतंत्रता, गणतंत्रात्मक तथा प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दशः लिए गए या फिर उनमें बहुत थोड़ा सा परिवर्तन के साथ उन्हें लिया गया है। तो 300 जो भारतीय संविधान जो बना, भारत शासन अधिनियम 1935 था, उसके जो 395 में से 250 अनुच्छेद जो हैं, एक्ट जो हैं, वो किससे लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची। प्रथम अनुसूची इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों यानी कि 29 राज्यों एवं संघ शासित 7 क्षेत्रों का उल्लेख है। संविधान के 69वें संशोधन है ना, संविधान के 69वें संशोधन द्वारा, है ना, संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ। तो दिल्ली राजधानी किस संशोधन के तहत बनी, तो 69वें संशोधन के द्वारा, संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ। द्वितीय पहली अनुसूची में क्या था, भारत के संघ के घटक राज्य एवं संघ शक्ति क्षेत्र। तो पहला अनुसूची क्या बोलती है, भारत संविधान में अनुसूचियां बनी, है ना, कितनी अनुसूचियां थी, तो 12 अनुसूचियां हैं। पहले 8 थी, उसके बाद अब 12 हो गई। तो 8 अनुसूचियां कौन कौन सी थी उनके बारे में देख लें, है ना। तो टोटल अभी जो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पहली अनुसूची में संघ के घटक राज्य 29 राज्य और संघ शासित प्रदेश कितने, 7 क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षा आदि के को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि की उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में इसके विभिन्न पदाधिकारियों, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद ग्रहण के समय की होने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है।
चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। पांचवी अनुसूची, विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में प्रावधान है। देखो यहाँ पे क्या था, चौथी अनुसूची, तीन अनुसूची तक तो क्या, पहले में क्या है, संघ के राज्य और उसके संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख। दूसरे में क्या है, जो राज्य भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के, इनके क्या है, इनको वेतन, पेंशन, भत्ते के बारे में विवरण है। तीसरे में क्या था, विभिन्न पदाधिकारियों के पद ग्रहण से शपथ दिलाने के लिए तीसरी अनुसूची। चौथी में क्या बताया, राज्यों के संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण, है ना, राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण, तो कितने राज्य के राज्यसभा में जो सदस्य होंगे वो राज्य के और संघ के कितने कितने होंगे, ये चौथी अनुसूची में बताया। ये राज्यसभा के सदस्यों की संख्या राज्य और संघ के क्षेत्रों के अनुसार कितनी कितनी होगी। पांचवी अनुसूची में बताया कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख, तो विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में क्या है, उल्लेख किया गया। पर छठी अनुसूची जो थी उसमें एक अलग से मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में क्या है, प्रावधान किया गया, क्योंकि क्या है, ये हिस्सा जो था वो पूर्वी इलाका है ना, उस पूर्वी इलाके पर इस चीज को अलग से एक क्या किया गया, प्रावधान किया गया, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है और इसी अनुसूची में सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार का उल्लेख है और इसके अंतर्गत तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो सातवीं सूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे कर दिए गए और इसमें अनुसूची में सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार का उल्लेख है। तो सातवीं अनुसूची में शुल्क और कर लगाने के जो अधिकार है उसके अंतर्गत जो सूचियां बनी, तो शक्तियों का बंटवारे हुए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर हुए। संघ सूची क्या थी, तो इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, संघ के लिए केंद्र सरकार कानून बनाती है और संविधान को लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिसमें से देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति इत्यादि, ये सब संघ सूची के विषय हैं, जिसमें टोटल विषय कितने हो गए, 100 विषय इसमें अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है और राष्ट्र हित से संबंधित होने के पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और भारतीय संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। राज्य सूची में शामिल होने के विषय जो है शांति की व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय स्वशासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग इत्यादि जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने पर समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 12 विषय हैं। समवर्ती सूची के मुख्य उद्देश्य दीवानी और फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन इत्यादि। नेक्स्ट आते हैं 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं और 1967 ईस्वी यानी 21वां संशोधन में सिंधी को, 1992 में 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को और 2003 के 92वें संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को 8वीं सूची में शामिल किया गया। तो भारतीय 8वीं सूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है और उसके बाद 8वीं सूची के मूल रूप से 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं सूची में। इसमें मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। बाद में 1967 में 21वें संशोधन में सिंधी को 1967 के 21वें संशोधन में सिंधी को, 1992 के 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को और 2003 के 92
है ना, वह 2003 के 92 में संशोधन में मैथिली संथाली डोंगरी बोर्डों को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। 9वीं अनुसूची संविधान की यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई और इसके अंतर्गत, तो पहले 8 थी, अब 9वीं जो जोड़ी गई वो कब जोड़ी गई, 1951 में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में ये जोड़ा गया और इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। मतलब राज्य के द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण किस तरीके से किया जा सकता है उसका उल्लेख है और इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में अनुसूचियां 284 अधिनियम है, वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्याय समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 को संविधान पीठ ने एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय को इस कानून की समीक्षा कर सकता है ना। मतलब क्या है कि जो पूर्व में जो मतलब संविधान ने बना दिया था, जो संविधान की 9वीं अनुसूची में जो चीजें डली हैं उनको वहां तक ही सीमित रखा गया कि आप संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन उसके पश्चात जो भी बनाया जाएगा या जो भी कानून बनाएगा उस पर अगर कोई अगर केस करता है तो उस पर उच्चतम न्यायालय जो है इस पर समीक्षा कर सकती है। नेक्स्ट आते हैं 10वीं अनुसूची। इस संविधान में यह संविधान के 52वें संशोधन, पहला वाला जो था भारत का प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, इसमें क्या है संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया है और 10वीं अनुसूची में 52वें संशोधन अधिनियम 52वें संशोधन में 1985 में द्वारा जोड़ी गई। तो दल बदल का जो संबंध है वो 10वीं अनुसूची से है और कब जोड़ा गया, 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। नेक्स्ट आते हैं 11वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान के 73वें संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई और उसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। 12वीं अनुसूची, अनुसूची संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची, उसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए, 12वीं अनुसूची में था। नेक्स्ट आते हैं देशी रियासतों का भारत में विलय। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया था, है ना। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। जूनागढ़ रियासत जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के आधार पर और जम्मू कश्मीर की रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं बीपी मेनन का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो भारतीय संघ में देशी रियासतों को मिलाने का जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं बीपी मेनन थे। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ है और उसमें संप्रति 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादरा नगर हवेली और दमन दीव के विलय के पश्चात राजधानी जिसकी दमन है, उसके बाद क्या हो गया, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। पहले क्या थे, 29 राज्य थे, अब कितने हो गए, 28 राज्य। तो जो दादर नगर हवेली और दमन दीव के विलय के पश्चात जो दमन जिसकी राजधानी है, अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद है ना, ये 7 से 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 27 से 29 राज्य थे तो 28 हो गए और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे तो अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, तो टोटल 28 और 8 का आंकड़ा बन गया। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं और भारत में राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। तो एक बात बोली गई अनुच्छेद 1 में कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा और राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं
भारत का राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। मतलब अगर कोई भारत में राज्य क्षेत्र अर्जित किया जाता है तो वो उसमें क्या होगा, समाविष्ट हो जाएंगे। अनुच्छेद 2, भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर जो कि ठीक समझे संघ व नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। राज्य की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई, है ना। तो जैसा संघ ठीक समझे उस हिसाब से राज्यों के प्रवेश और या उनकी स्थापना की शक्ति जो है अनुच्छेद 2 में मिलती है। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण, है ना, नए राज्य बनाए जा सकेंगे। वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं या उनके नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है, यह अनुच्छेद 3 में किया गया। और इसी के आधार पर कई बार क्या किए गए हैं, अभी जो है नाम चेंज किए गए हैं। अनुच्छेद 3 के द्वारा नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन संसद के विधि द्वारा किया जा सकता है। भारतीय संविधान के भाग और उनके अनुच्छेद अगर देखें तो देखो, सबसे पहले आता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4, नागरिकता 5 से 11, मौलिक अधिकार 12 से 35, नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, मूल कर्तव्य 51 का। इसके बाद आता है 5 जो है, 5 में 5वें नंबर पे संघ जो है 51 का, राज्य 152 से 237, पहली अनुसूची में भाग खा के राज्य 238 निश्चित, संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242, पंचायतें 243 से 243 का से णा तक, नगर पालिकाएं 243 ता से 243 या छा तक, सहकारी समितियां 243 या जा से या ना तक, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 से 244 का, संघ और राज्यों के बीच राज्यों के बीच संबंध 245 से 267, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद 264 से 300 का। उसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम जो है 301 से 307, संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं 308 से 323, अधिकरण 323 से 323 का से 323 खा, 323 का और 323 खा, अधिकरण, निर्वाचन 324 से 329, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपवन 330 से 342, राजभाषा 343 से 351, आपात उपवन 352 से 360, प्रकीर्ण 361 से 367, संविधान संशोधन 368, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपवन 369 से 392 और संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निरसन जो है 393 से 395। तो इस तरीके से भारतीय संविधान का जो भाग है उन्हें भाग को और अनुच्छेद को बताया कि एक प्रकार से देखो भाग और अनुच्छेद का मतलब क्या है, एक प्रकार का इंडेक्स होगा, ये संविधान का इंडेक्स है। इस इंडेक्स के आधार पर ही पूरा संविधान लिखा हुआ है जिसमें 395 जो है अनुच्छेद उल्लेखित किए गए हैं और जो 22 भाग हैं वो उल्लेखित किए गए हैं। तो भारतीय संविधान का इंडेक्स क्या कहता है कि उसमें 22 भाग हैं और उसके अनुच्छेद कितने हैं, 395 हैं। तो 395 अनुच्छेदों का जो विवरण है वो 22 भाग के आधार पर इस तरीके से किया गया है, इसलिए अपन को याद होना चाहिए। भारतीय संविधान का इंडेक्स इसको कह सकते हैं, भाग और भाग अनुच्छेद। नेक्स्ट आते हैं राज्यों का पुनर्गठन। भारत के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अवकाश प्राप्त न्यायाधीश S.K. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की और इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। इस धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया की एक समिति का गठन किया और इस समिति में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया, है ना। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। नेहरू, पटेल और सीतारामैया JVP
JVP समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। 58 दिनों के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को रामुलु की मृत्यु हो गई। रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश का गठन घोषित कर दिया और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, और उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन थी? करनूल थी। ठीक है, तो पहली राजधानी क्या हो गई? करनूल हो गई। और कब इसे बनाया गया? तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया, है ना। किसने कर दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। किसकी मृत्यु के पश्चात? रामुलु की मृत्यु के पश्चात, है ना। 58 दिन का आमरण अनशन, जिसमें 15 दिसंबर 1952 को रामुलु की मृत्यु हो गई। तो इसके आधार पर है ना जो है आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। और इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के एम पनिकर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया और इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ। नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया, है ना। कब? नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया और 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए और इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व दीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और इन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। तो भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को किस पर अधिकार किया? गोवा और दमन द्वीप को पुर्तगालियों से मुक्त कराया और 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा दमन द्वीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत को अभिन्न अंग बना दिया। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित आज जो है 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं और इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो नए राज्यों का पुनर्गठन किया गया उसमें कौन कौन से थे? तो सबसे पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को। इसके बाद आते हैं तो महाराष्ट्र 1 मई 1900। भाषा के आधार पर जो नए राज्य बनाए गए वो कौन कौन से थे? आंध्र प्रदेश सबसे पहला 1 अक्टूबर 1953, फिर महाराष्ट्र 1 मई 1960, गुजरात 1 मई 1960। तो महाराष्ट्र और गुजरात को जो है तोड़ा गया, है ना। पहले ये पूरा एक होता था, तो भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात का विभाजन 1 मई 1960 को हो गया। इसके बाद आते हैं नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय 21 जनवरी 1972, मणिपुर 21 जनवरी 1972, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा इन तीनों को तोड़कर अलग अलग बनाया गया। सिक्किम 26 अप्रैल 1975, मिजोरम 20 फरवरी 1987, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, गोवा 25वां राज्य बना 30 मई 1987 को, छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 27वां राज्य बना 9 नवंबर 2000 को, झारखंड 28वां राज्य बना 15 नवंबर 2000 को, तेलंगाना 29वां राज्य बना 2 जून 2014 को। तो इस प्रकार से नए तो राज्यों का गठन किया गया और उनके जो वर्ष थे वो क्रमबद्ध रूप से मैंने आपको बताए। आगे बढ़ते हैं क्षेत्रीय परिषद। तो वर्तमान में जो भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। इसी आधार पर क्षेत्रीय परिषद को पढ़ते हैं। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। केंद्रीय मंत्री जो है वो क्या क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया, अतः ये सांविधिक निकाय है, परंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, तो सांविधिक क्षेत्रीय परिषद क्या है? सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, तो इनका ध्यान रखेगा। क्षेत्रीय परिषद को सन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। ये सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है। जिसे संविधान से जो मतलब एकरूपता प्राप्त होती है वो संवैधानिक होता है, लेकिन विधि के आधार पर जब किसी चीज को सहायता मिलती है तो वो सांविधिक होता है। तो ये विधि के अनुरूप क्षेत्रीय परिषद बनाए गए हैं, ना कि संविधान के द्वारा। संविधान ने इस चीज को नहीं बनाई है, बनाया किसने? संविधान की विधि के द्वारा बनाया गया, इसलिए सांविधिक निकाय है क्षेत्रीय परिषद, जिसका काम राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। और क्षेत्रीय परिषद का जो है वो भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है और इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का कोई जो है अध्यक्ष होगा। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होंगे जो प्रतिवर्ष बदलते रहेंगे और केंद्र राज्यों को सुधारने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए क्षेत्रीय परिषद बनाया गया है। उसके बाद आते हैं उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर राज्य तथा चंडीगढ़ एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र आते हैं उत्तर क्षेत्रीय परिषद में, है ना। पहले नंबर पे आया उत्तर क्षेत्रीय परिषद। तो उत्तर साइड के जो राज्य हैं उनके लिए क्षेत्रीय परिषद 5 बनाए गए थे। तो 5 में पहला उत्तर क्षेत्रीय परिषद, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर राज्य एवं चंडीगढ़ एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा कहलाया उत्तर क्षेत्रीय परिषद का। मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जो है मध्य क्षेत्रीय परिषद में आएंगे। पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम आएंगे। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, दमन दीव, दादर नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र आएंगे। फिर आता है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में क्या है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य एवं पुडुचेरी संघ क्षेत्र राज्य जो है इसमें सम्मिलित होंगे। इसके बाद आता है एक और पूर्वोत्तर। इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1931 द्वारा किया गया। 8 अगस्त 1972 को यह अस्तित्व में आया और इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम सम्मिलित है। 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना और उसके कार्य के कुछ अतिरिक्त कार्य सहित वही हैं जो क्षेत्रीय परिषदों के होते हैं। तो ये पूर्वोत्तर परिषद जो है इसका। तो भारत में गठित क्षेत्रीय परिषद के मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई। भारतीय नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला, जन्म से। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात हुआ हो वह जन्म भारत का नागरिक होगा। अपवाद राजनयिकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे जो हैं इसमें अपवाद हैं। वंश परंपरा के द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, है ना। वंश परंपरा के द्वारा भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 का द्वारा दिया गया, है ना। देशीकरण द्वारा नागरिकता। भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। देशीकरण का भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता। निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। क्या? कि वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व में से भारत में रह रहा हो, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी भी देश में निवास कर रहे हों, वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हों या भविष्य में विवाह करेंगी,
वे भारतीय बेस्तियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं, विवाह करेंगी, उन्हें मिल सकती है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, ठीक है, राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या राज्य भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 ईस्वी निम्न आधार पर संशोधन है। पहला, अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्राप्त दी जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। दूसरा, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पिछली यह अवधि 6 माह थी। देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों से भारत में रह चुका हो या पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगी। भारतीय नागरिकता का अंत। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। पहला, नागरिकता का परित्याग करने से। दूसरा, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर या सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। जम्मू कश्मीर राज्य के विधान मंडलों को निम्न विषयों के संबंध में राज्य के स्थायी रूप से निर्वास करने वाले व्यक्तियों के अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में, राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में, राज्यों में स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में या छात्रवृत्ति अथवा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य प्रदान करे के संबंध में, है ना। इस प्रकार से निम्न विषयों पर जो है अधिकार प्रदान करती है, शक्तियां प्रदान करती है।